समझ आ रहा है क्वेश्चन में क्या बोला गया? कल जो बताया था मैंने, कोई पॉइंट सोर्स है जिसको मैंने वाटर के नीचे रखा है, उसके बाद पूछ रही है कितने एरिया में लाइट मुझे दिखाई देगी। सेम क्वेश्चन मैंने हिंदी में कल बता दिया था, अब वो लैंग्वेज दे रखी है बस। मान लो उसके नीचे मैं बल्ब रख देता हूँ, कब तक मुझे रोशनी दिखाई देगी? जब तक यहाँ से रेस क्या आ रही है, बाहर आ रही है। जब वो बाहर आना बंद कर देगी मुझे लाइट नहीं दिखाई देगी, है ना। टॉर्च कभी डालना पानी के अंदर, है ना। लाइट कब तक दिखाई देगी? जब तक लाइट बाहर आ रही है। और लाइट कब तक बाहर आएगी? जब तक टीआर नहीं हो रहा। जब टीआर होना चालू हो जाएगा तो लाइट कहाँ बेंड हो जाएगी? अंदर हो जाएगी बेंड। तो मुझे बस देखना है जब तक टीआर नहीं हो रहा तब तक लाइट बाहर आएगी। मान लो इस ये क्रिटिकल एंगल है, इसमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा? 90। इसके बाद जो भी लाइट रे होगी किधर बेंड होगी? अंदर की साइड बेंड होगी, है ना। तो ऐसा 3D के अंदर होगा पूरा, समझ रहे हो? कौन बन जाएगा ऊपर? ऊपर क्या बनेगा? सर्कल। उस सर्कल में क्या निकालना मुझे? रेडियस। अब मैंने रेडियस निकाले तो एरिया निकाल लूंगा। कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? हाँ, तो इसके बाद क्या होगा? तो इसका रेडियस आर निकालना है मुझे, ये बता रखा है, ये दे देंगे कितनी डेप्थ में मैं बल्ब को रख रहा हूँ। तो मैंने कल इसको बताया था, इसको करने का तरीका क्या है कि मैं पहले निकालूं कि थीटा सी क्या होगा। मुझे ये पता है कि जो साइन थीटा सी होगा, अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन डी है, इसका एन आर है ना, तो ये क्या हो जाएगा? अब तुम यूजिंग मैथ टेन थीटा निकाल सकते हो, निकाल लोगे, तो कष्ट वाली बात तो है नहीं। दो तरीका है, या तो तुम ऐसा कर लो, और कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, या तुम ऐसा कर लो कि इसको परपेंडिकुलर ले लो, इसको हाइपोटेन्यूज ले लो, बेस निकाल लो, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस, ठीक है। ये समझ आ गया टेन थीटा? तो निकाल लोगे? टेन थीटा निकल जाएगा? ये निकलेगा नहीं निकलेगा भाई, बता दो यार। ठीक है, तो इससे भी निकाल सकते हो कि परपेंडिकुलर बाय बेस कर दो, परपेंडिकुलर तुम्हारा एन आर है। वैसे तुम लोगों से थोड़ी बुद्धि से ऊपर का क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। ये असल में परपेंडिकुलर हम एन आर नहीं ले सकते, पता तुम्हें बात। और हाइपोटेन्यूज को हम एन डी नहीं ले सकते, ये रेशियो होता है। जैसे अगर साइन थीटा 1/2 दे रखा है, इसका मतलब ये नहीं होता कि परपेंडिकुलर 1 है और ये एच है। इसका मतलब ये होता है परपेंडिकुलर एक्स है और एच 2x है। अंडरस्टैंड? ये समझ आ गया? अब टेन थीटा किसके बराबर होगा? अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा? कौन सा एंगल है ये? अल्टरनेट ऑल्टरनेट इंटीरियर। तो यहां से मैं टेन थीटा निकालूंगा तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, दैट इज आर बाय एच इस एन आर बाय एन डी स्क्वायर माइनस, तो आर निकल गया तुम्हारा एच मल्टीप्लाई बाय एन आर डिवाइडेड बाय एन डी स्क्वायर माइनस। कई बार क्या देता है, कई बार मैक्सिमम केस में ऐसा ही होता है कि वाटर से वो कहां पर आ रहा है? वाटर से वो एयर में आ रहा है, वाटर से, है ना। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे देंगे? एयर का 1, और इसका कितना दे देंगे? एन। तो तुम्हारा एन आर हो जाएगा 1 और एन डी कितना हो जाएगा? क्या करना होगा उसमें? बस इनकी वैल्यूज, बस, कोई दिक्कत कोई परेशानी? एरिया निकाल लोगे? आर पूछेगा तो आर निकालोगे, एरिया पूछेगा तो एरिया निकाल लोगे। इस क्वेश्चन को ऐसा ही पूछ सकता है कि यहाँ बल्ब की जगह एक फिश है। क्या है? फिश। जेई में आया था 2005 के अंदर। फिश है, फिश कितना एरिया तक बाहर देख सकते हैं अगर वो एट डेप्थ डी एच पे है। वो भी कब तक बाहर देख सकते हैं? जब तक रोशनी बाहर तक जा रही है। जहां रोशनी बाहर तक नहीं जाएगी वहां से वो देख ही नहीं सकते। ऐसा समझ? तुम कब तक देख सकते हो? जहां तक लाइट जा रही है। जहां लाइट बंद, खत्म। आया समझ? कोई दिक्कत कोई परेशानी? क्या समझना इसमें? देखो बेटा, ये ट्रायंगल है यहाँ पर, ठीक है। इस ट्रायंगल का ये रेडियस आर है और ये डेप्थ एच है और ये एंगल थीटा है। और टेन थीटा का फॉर्मूला होता है
परपेंडिकुलर बाय बेस, इसके सामने परपेंडिकुलर, उसका जो बगल वाला होता है बेस, आर बाय एच। आगे बढ़ते हैं, टॉपिक हमारा प्रिज्म। ठीक है, इसको जरा ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रिज्म तो बचपन में सबने ही पढ़ा होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रिज्म में, अच्छा प्रिज्म बोलते किस पर? ऐसा तुम्हें लगता है? वो प्रिज्म नहीं होता, प्रिज्म वो होता है जहाँ पर 2 बार रिफ्लेक्शन हो पाए। तुम्हें बस ये पता, चलो छोड़ो, नहीं 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 नहीं, वो नहीं, वो प्रिज्म की डेफिनेशन नहीं है। सरफेस होनी चाहिए। चलो तुम्हारे हिसाब से जो होता है वही देख लेते हैं। इसमें ये अच्छा, एक होता है एंगल ऑफ प्रिज्म ए। अगर इक्विलेटरल प्रिज्म है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हर एक एंगल कितने एंगल का होगा? क्या बात है। वरना एंगल ऑफ प्रिज्म किसको लेंगे? जिन दो सरफेस के बीच में रिफ्रैक्शन हो, रिफ्रैक्शन यहाँ पर कितनी बार होगा? एक बार अंदर जाते हुए, एक बार 2 बार रिफ्रैक्शन होगा, एक बार अंदर जाते हुए, एक बार बाहर निकलते हुए। तो देखो सबसे पहले बताओ इस सरफेस पे परपेंडिकुलर कैसे होगा? ऐसे ही होगा। और इस सरफेस के परपेंडिकुलर कैसे होगा? ऐसे होगा। अगर लाइट रे एंटर कर रही है, ऐसे एंटर करेगी, ठीक है, ऐसे एंटर करा इसने। अब जो नॉर्मल के साथ एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ। अब ये पहली बार क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा। ये बताओ अगर ये रेयर मीडियम है, अंदर डेंसर मीडियम है, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, इसको जाना कैसे चाहिए था? इसको जाना ऐसे चाहिए था। ठीक है, तो पहला डेविएशन कहां पर हुआ? अगर ये एंगल आई है, अगर ये एंगल आई है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा जो तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे कौन सी है? ये वाली। जो रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाए किसके साथ? नॉर्मल के साथ। तो ये होगा तुम्हारा एंगल आर, ये होगा एंगल आर। इसको मैं R1 ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? R1। अब जरा ध्यान से समझना, जहां फोकस हटा, प्रिज्म गया, ये आई है, ये R1 है। ये लाइट रे डेविएट कितना हो गई? ये डेविएशन है इसका, ये ऐसे जाना चाहती थी, इतना डेविएट हो गई, इसको मैं डेविएशन 1 ले रहा हूँ। ये पूरा एंगल कितना होगा कोई बता सकता है? हाँ, ये पूरा एंगल कितना होगा? एंगल आई दिख रहा है, वर्टिकली अपोजिट, दिस वर्टिकली अपोजिट दिख रहा है। तो जो ये पूरा एंगल है, ये आई है, इतना सा एंगल R1 है, तो ये कितना होगा? तो मैं बोल सकता हूं जो हमारा डेविएशन है प्लस R1 है इज इक्वल टू आई है। क्या मैं बोल सकता हूँ डेविएशन 1 है वो आई माइनस, अच्छा डेविएशन कैसे हो रहा है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? डेविएशन हो रहा है क्लॉकवाइज, तो ये डेविएशन कैसे है? क्लॉकवाइज। R1 है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हाँ, कितना एंगल, कितना रिफ्लेक्ट हो गया? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पता है ना, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल बनता है। ये रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल है। अब जो ये इसके साथ एंगल बना रही है, इसको मैं बोल देता हूँ R2। क्या बोल देता हूँ? R2। अब ध्यान से समझना, एक बार बताओ, अगर ये रेयर मीडियम या डेंसर मीडियम है, क्या कभी यहाँ पर टी आर हो सकता है? इस सरफेस पे नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पर लाइट रे, अगर यहाँ पर रेयर मीडियम है, लाइट रे यहाँ से एंटर कर रही है यहाँ पर, तो कभी टी आर नहीं होगा। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि लाइट रे एंटर करे रेयर से डेंसर, पर टी आर की पहली कंडीशन क्या है? रेयर से डेंसर में तो कभी होगा ही नहीं, तो आप क्रिटिकल एंगल का सवाल ही नहीं उठता जब पहली कंडीशन मीट नहीं हुई। क्या यहाँ पर हो सकता है? यहाँ पर हो सकता है टी आर। अब यहाँ पर 3 केस आते हैं। पहला केस क्या है? या तो लाइट रे बाहर निकल जाए, है ना, 3 केस आएंगे। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो यहाँ पर एंगल, ये जो एंगल बन रहा है, या तुम R2 ले लो, चलो, अगर R2 क्रिटिकल एंगल से छोटा हुआ, क्रिटिकल एंगल से छोटा हुआ, तब तो ये क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा।
कम्स आउट। अगर एक क्रिटिकल एंगल के बराबर हुआ तो क्या होगा, अलोंग द इस सरफेस से परपेंडिकुलर पहले चलेगा कि तुम्हारा परपेंडिकुलर के साथ एंगल कितना बनना चाहिए, परपेंडिकुलर के साथ एंगल कितना बनना चाहिए 90, नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनना चाहिए 90। तो कब बनेगा, जब इस सरफेस के अलोंग चला जाए। तो अगर इसके बराबर है तो अलोंग द सरफेस मूव कर जाएगा, और अगर इससे छोटा है या इससे बड़ा है तो अब क्या कर देगा ये, मतलब अब ये प्रिज्म में ही, अब ये क्या करेगा, ये समझ आया, कोई दिक्कत कोई विषय नहीं। क्योंकि क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी रे टीआर करेगी, और मैं कैसे निकालूंगा, जो ये एंगल होना चाहिए वो क्रिटिकल एंगल से अगर बड़ा है तो क्या कर देगा टीआर, और टीआर सिर्फ यहीं पर हो सकता है, इस वाली सरफेस पे हो सकता है, इस पे नहीं हो सकता, इस पे। अच्छा ये मानते हो अगर टीआर कर लेता है ये, उसके बाद इस सरफेस पे आएगा तो दोबारा से कंडीशन बन सकती है टीआर की, क्योंकि यहां पर आने के बाद फिर से रिफ्लेक्शन की कंडीशन बन जाएगी, और अभी भी क्या होगा, डेंसर से रेयर, और अभी भी अगर क्रिटिकल एंगल से बड़ा रहा तो फिर से क्या कर देगा टीआर। डायमंड के अंदर यही हो रहा होता है, उसमें लगातार क्या हो रहा होता है टीआर। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब क्या करा ये, अब मैं मान लेता हूँ, मैं ये ज्यूम कर लेता हूँ कि एक क्रिटिकल एंगल जो छोटा ही है, इसका मतलब कहाँ जाएगा, बाहर की साइड आएगा, है ना। तो जब ये बाहर की साइड आएगा तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा, अभी फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगा, अभी फ्रॉम द नॉर्मल। क्यों, क्योंकि कहां से मूव करे, डेंसर से रेयर। ठीक है, अब दक्षों समझ आ गया तो सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ये जो एंगल बना रहा है, ये जो एंगल है, इस एंगल को बोलता हूं एंगल ऑफ इमरजेंस। क्या बोलता हूं, एंगल ऑफ ई। ठीक है, अब ये डेविएट कितना हो गया, दोबारा से डेविएशन कैसे निकालूंगा बेटा, देखो जाना इसको कैसे चाहिए था, ऐसे, पर ये चला कैसे गया, ऐसे, तो डेविएट कितना हुआ, क्या मतलब बता सकते हो जो डेविएशन है क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है। मतलब अगर मैं बोलूं कि लाइट रे ऐसे जानी चाहिए थी पर दो बार डेविएट हो गई है, एक बार इस वाली सरफेस पे फिर से, तो नेट डेविएशन क्या होगा, दिस डेविएशन प्लस, समझ रहे हो, मान लो इस एंगल पे जाना चाहिए था, एक बार 15 डिग्री से डेविएट हुई, फिर से दोबारा से 15 डिग्री से डेविएट हुई, तो कितना डेविएट होगा टोटल। ठीक है, मान लो ऐसा होता कि 15 डिग्री क्लॉकवाइज होती है और 15 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज होती, फिर क्या होता, तो डेविएशन नहीं तो सीधे चले जाती। आया समझ, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अच्छा मुझे बताओ अब ये ई क्या होगा, क्या क्या ये बोल सकते हो कि ये अगर ये R2 है तो ये जो एंगल है, एक सेकंड, हाँ भाई बताओ R2 क्या होगा, R2 क्या होगा, ये दिख रहा है, ये R2 होगा तो ये वाला भी R2 होगा, कौन सा एंगल है, वर्टिकली अपोजिट। अब देखो तो जो तुम्हारा E होगा वो किसके बराबर होगा, डेल टू प्लस R2, तो डेल टू क्या होगा तुम्हारा E माइनस, किसी को दिक्कत हो तो बता दो भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी। और जो नेट डेविएशन होगा वो क्या होगा, दोनों क्लॉकवाइज होते क्या हो जाएगा, सिंपल ऐड हो जाएगा, अगर एक क्लॉकवाइज देता एक एंटी क्लॉकवाइज देता तो क्या रहता मैं माइनस, तो यहां पर क्या हो जाएगा ये I माइनस R1 प्लस E माइनस R2, दैट इज I माइनस सॉरी I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई दिक्कत कोई परेशानी, समझ आया। तो एक फॉर्मूला आ गया मेरा नेट डेविएशन का, दैट इज I प्लस E माइनस
R1 प्लस R2। एक बार वेट करो, ये समझ आया? ये नेट डेविएशन का फॉर्मूला है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब देखो, अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं और जो तुम्हारी रे है ये वाली और ये वाली रे, इन दोनों रे को एक्सटेंड करता हूँ, इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ और इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ। ठीक है, तुम्हें क्या बनता हुआ दिख रहा है? कोऑर्डिनेटर दिख रहा है। मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट, या फिर एक काम करो, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है, ए बी सी डी। ये बताओ इसके अंदर ये R1 है, ये R2 है, नीचे क्या बन रहा है? ट्रायंगल, नीचे क्या बन रहा है? तो ये क्या होगा? 180 माइनस R1 प्लस R2, 180 माइनस R1 प्लस R2। किसी को दिक्कत, कोई परेशानी? बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्या कह रहे हो? अरे ट्रायंगल बन रहा है, ये बन रहा है ट्रायंगल, ये एंगल R1 है, ये एंगल निकालना है। बताओ भाई। सर तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो तो इसको एक्सटेंड मत करो, इसको एक मिनट भूल जाओ। ये देखो, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाले ट्रायंगल में ये R1 दिख रहा है, ये R2 दिख रहा है, R1 R2 दिख रहा है, और ये तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180। तो मैं लिख सकता हूँ, चलो मैं लिख के दिखा देता हूँ कि इन ट्रायंगल ABC जो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, इनका सम कितना होना चाहिए? 180। तुम्हारा जो ये है किसके बराबर है? R1, और C किसके बराबर है? R2, और मुझे ये निकालना है। ठीक है, तो तुम्हारा एंगल B कितना आ जाता है? 180 माइनस R1 माइनस R2, जिसको मैं लिख सकता हूँ 180 माइनस R1 प्लस R2। आया समझ? पक्का? अब ये बताओ, क्या मैं देख सकता हूँ कि ये जो बड़ा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ये दोनों, ये बड़ा वाला, इसमें इन दोनों अपोजिट एंगल का सम 180 होगा। ये एंगल कितना है तुम्हारा? एंगल ए। तो अगर यहां से मैं एंगल निकालने की कोशिश करूं तो यहां से मुझे दिख रहा है कि एंगल ए प्लस एंगल, या फिर ऐसा ले लो, इसको पॉइंट ही ले लो, एक पी क्यू आर, ये दिख रहा है कि एंगल क्यू प्लस एंगल बी शुड बी इक्वल टू 180। प्लस तो लिखा तो है, माइनस कॉमन लिया तो R1 प्लस R2 तो होगा। नहीं समझ आया? माइनस R1 लिखा हुआ है, माइनस R2 लिखा हुआ है, मैं माइनस कॉमन लूंगा तो R1 प्लस R2 तो होगा, ब्रैकेट खुलेगा तो दोबारा से माइनस R1 माइनस R2, ऐसे माइनस बाहर आ गया है ना, माइनस, भाई मैंने कॉमन निकाला है, इसको खोल के देखो दोबारा से माइनस है। अरे बेटा मैंने कॉमन निकाला इनमें से माइनस, हाँ देखो पहले मैंने इस ट्रायंगल में लगाया एंगल सम प्रॉपर्टी, बाद में क्वाड्रेटर की प्रॉपर्टी लगाई कि इन दोनों का एंगल क्या होना चाहिए? सम 180। तो एंगल क्यू, ये मैं किस में कर रहा हूं? मैं इन क्वाड्रिलेटरल,
ए क्यू सी बी, ए क्यू सी बी, इसमें अपोजिट एंगल सम 180 है, तो क्या होगा ये एंगल क्यू प्लस दिस एंगल शुड बी इक्वल टू 180। तो एंगल क्यू किसके बराबर था, एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है, प्लस एंगल बी किसके बराबर है, तो एंगल बी किसके बराबर आ गया 180 माइनस ए, ये 1 हो गया तुम्हारा और ये तुम्हारा 2 हो गया। क्या यूजिंग 1 एंड 2 कैन यू सी कि एंगल बी 180 माइनस R1 प्लस R2 के बराबर है और एंगल बी ही 180 माइनस ए के बराबर है। तो एंगल ऑफ प्रिज्म किसके बराबर आ रहा है, R1 प्लस, क्या कह रहे हो, हाँ तो सेम है, क्यू की जगह तो ए लिखा है मैंने, आया समझ, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अच्छा अब एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है एक बार देख लो, अगर रिफ्लेक्शन इन दोनों सरफेसेस के बीच में हो रहा है तो एंगल ऑफ प्रिज्म ये होगा, अगर रिफ्लेक्शन इन दोनों सरफेसेस के बीच में हो रहा है तो एंगल ऑफ प्रिज्म, अगर इन दोनों के बीच में हो रहा है तो एंगल ऑफ प्रिज्म, आ गया समझ। तो दो फॉर्मूले निकाल लिए कि नेट डेविएशन इज आई प्लस ई माइनस R1 प्लस R2 एंड ए इज इक्वल टू R1 प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू R1 प्लस R2। किसी को दिक्कत कोई परेशानी, आगे बढ़ू। हाँ पर ये पॉइंट है, हाँ इसी में मैं इस एंगल को बोल रहा हूँ, एंगल ये वाला ट्रायंगल है ना, ये समझ रहे हो, ये वाला ट्रायंगल है, इसका पॉइंट ही ए है, समझ रहे हो, इस वर्टेक्स का नाम ए है, तो मैं इसका एंगल भी तो ये बोल सकता हूँ, एंगल ए आया समझ। मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ ये अच्छा ये ए एंगल ऑफ प्रिज्म है, एक काम करता हूँ, हाँ इसको एपी कर देता हूँ, ठीक है, एपी मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म, ये अलग है वो अलग है, आया समझ, इसको एपी कर लो बस, एंगल ऑफ प्रिज्म समझ आ गया। दोबारा समझ लो, एक बार दोबारा से समझ लो, आराम से समझना। सबसे पहले मैंने क्या करा है, लाइट रे एंटर करी, पहली बार रिफ्लेक्ट हुई और फिर बाहर आते हुए दो बार रिफ्लेक्ट हुई। जब वो पहली बार रिफ्लेक्ट हुई तो उसने रिफ्लेक्टेड इंडेक्स मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बनाया R1। जब यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है तो R2 क्या हो जाएगा तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल E क्या होगा एंगल ऑफ इमरजेंस। अब दो बार डेविएशन हो रहा है, अब तुम्हारा क्या हो रहा है, दो बार डेविएशन हो रहा है, पहला इसमें अंदर आते हुए और दूसरा बाहर निकलते हुए। तो इस बार जो डेविएशन हुआ डेल्टा 1 हुआ, मैंने बोला ये आई होगा तो ये भी आई होगा पर्टिकुलर अपोजिट, और ये आई किसके इक्वल होगा R1 प्लस डेविएशन, तो डेविएशन 1 हो जाएगा I माइनस R1। सिमिलरली यहाँ पर जब बाहर आएगा ये तो ये एंगल, क्या बात कर रहा है, उससे पूछ रहे भाई, पूछ लो भाई, समझ गए। ये होगा एंगल ऑफ इमरजेंस, ये अगर R2 है तो ये क्या होगा R2, और ये तो तुम्हारा डेविएशन, तो R2 प्लस डेविएशन इज इक्वल टू E, तो डेविएशन 2 कितना आ गया E माइनस R2, और नेट डेविएशन होगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, तो आ गया मेरा I माइनस E R1 प्लस R2। अब मैं रिलेशन निकाल रहा हूँ R1 R2 और एंगल ऑफ प्रिज्म में, तो मैंने पहले इस वाले ट्रायंगल का यूज करा, इस वाले ट्रायंगल से मुझे एंगल मिला 180 माइनस R1 प्लस R2, और फिर मैंने क्वाड्रेटर का यूज करा, इन दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए 180। इसका मतलब ये जो एंगल होना चाहिए 180 माइनस R1 प्लस R2 तो होना ही चाहिए ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, पर क्वाड्रेटर के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए 180 माइनस AP, तो इन दोनों का सम कितना है 180। तो अगर एक AP है दूसरा कितना होगा 180 माइनस AP। अगर मैं कह रहा हूँ कि दो नंबर का सम 10 है, एक नंबर 3 है, दूसरा क्या होगा 10 माइनस, सब बेसिक समझ आता है। तो अगर दोनों का सम 180 है, एक AP है दूसरा कितना होगा 180 माइनस, और यही चीज 180 माइनस R1 प्लस R2 के इक्वल थी, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। दीपांश का नाम ही क्या नाम रखो, दोबारा दिव्यांश है, वही चीज है, इसके दो नाम हो गए 180 माइनस R1 प्लस R2 और ये हो गया 180 माइनस ए। कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब एंगल ए किसके बराबर आ गया R1 प्लस R2,
क्या मैं यहाँ पर R1 प्लस R2 की जगह A लिख सकता हूँ? तो अब तुम्हारा डेविएशन किसके इक्वल आ गया? तुम्हें दो फॉर्म में आ जाने चाहिए, एक तो ये R1 प्लस R2, दूसरा ये। याद हो गए? ये डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इससे क्वेश्चन ज्यादा आसान होंगे एज कम्पेयर टू। तुम इसको समझा रहे हो? क्या होगा तुम्हारा यार? मैं शौक में चला जाऊंगा भाई। कर दूं रब? ये तुम्हें दो फॉर्मूले पता होने चाहिए, नेट डेविएशन इज I प्लस E माइनस A और A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। एक और चीज बता रहा हूं, सुनो जरा। ये जो डेविएशन आई है, ये जो डेविएशन आई है, ये मिनिमम कब होगी, कम से कम डेविएशन कब होगी? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस के बराबर होगा। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस से बराबर होगा तो तुम्हारी डेविएशन होगी, वो क्या होगी? मिनिमम होगी। इस क्या होगी? अगर उसने लिखा है कि मिनिमम डेविएशन का केस है तो एंगल आई शुड बी इक्वल टू एंगल ई। इसका मतलब ये है कि जिस एंगल पे एंटर कर रहा है ना, उसी एंगल पे बाहर निकल रहा है। डेविएशन क्यों नहीं होगी? मान लो 45 पे एंटर करा और यहां से 45 पे बाहर निकल गया, ये 45 है और ये 45 है, डेविएशन नहीं दिख रहा तुम्हें? बताओ। हाँ नहीं, ठीक है। और जब ये केस होगा तो R1 इज इक्वल टू R2 होगा। R1 इज इक्वल टू, इसका प्रूफ दूं कि क्यों ऐसा होगा, कि एंगल R1 और R2 बराबर होगा। जानना है रीजन इसका? मैं बताता हूँ इसका रीजन क्या होगा। देखो, रिफ्लेक्शन दो बार हो रहा है, एक बार यहां पर, एक बार यहां पर। क्या हुआ? यहां पर स्नेल्स लॉ लगाओगे तो N1 sin I इज इक्वल टू N2 sin R1, ठीक है। और यहां पर लगाओगे तो क्या होगा? इस बार कहां से कहां जा रही है? N2 sin R2 इज इक्वल टू N1, इसके साथ क्या बन रहा है? sin E, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूं ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों टर्म्स सेम चीज के इक्वल है। आया समझ? अगर मैं कह रहा हूं कि E I के बराबर है तो ये किसके बराबर होगा? sin I, और N1 sin I किसके बराबर होगा? N2 sin R1, N2 sin R2 इज इक्वल टू N2 sin R1। इसका मतलब क्या है? R1 इज इक्वल टू, नहीं समझ आया? क्या चीज? कहां पर? कहाँ लिखा मैंने नॉट पॉसिबल? कहाँ पर? महान महान नास्पीते जैसे बच्चे पढ़ाता हूँ मैं। बेटा चश्मा लिया हो अपना, तुम्हारी दूर की नहीं पास की नजरें में कमजोर हो चुकी है। हाँ, ये समझ आया? R1 प्लस R2। देखो सुनो, जिसको नहीं समझ आ रहा एक बार देख लो। जब पहली बार रिफ्लेक्शन होगी तो N1 sin A शुड बी इक्वल टू N2 sin R1। जब दूसरी बार रिफ्लेक्शन होगी तो N2 sin R2 शुड बी इक्वल टू N1 sin E। समझ आ रहा है कार्तिक? समझ आई ये चीज क्या लिखा है मैंने? एक बार स्नेल्स लॉ मैंने इस सरफेस से लगाया है, यहाँ पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। दूसरी बार स्नेल्स लॉ मैंने इस सरफेस से लगाया है, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस R2 है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो E के बराबर है। आया समझ? तो अब मैं अगर I और E बराबर है तो N1 sin A की जगह क्या लिख सकता हूं? sin I। और ये किसके बराबर था? N2 sin
R1 के, तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि साइन R2 इज इक्वल टू साइन, और ऐसा कब होगा जब R2 इज इक्वल टू, कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है, नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, ये याद कर लो, मिनिमम डेविएशन में I E के बराबर होगा, R1 R2 के बराबर होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कोई दिक्कत कोई परेशानी भाई? अब क्या करो, अरे बेटा यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगा रहा हूँ मैं, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और ये एंगल ऑफ इमर्जेंस होगा। तो स्नेल्स लॉ होता है इसका रिफ्लेक्टेड इंडेक्स इनटू साइन ऑफ R2 इज इक्वल टू, इसका रिफ्लेक्टेड इंडेक्स मतलब इसमें जो एंगल बन रहा है इसका रिफ्लेक्टेड इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ, बोची लगाया है इससे वाली। अब मैंने बोल दिया I और E बराबर है, तो किसके बराबर होगा? साइन I, और ऊपर यही चीज किसके बराबर थी? N2 साइन R1, तो N2 से N2 कट जाएगा, साइन R2 इज इक्वल टू साइन, आगे समझो, और R1 इज इक्वल टू, ये लिखना है क्या? लिखवा दूंगा मैं, नहीं आ रहा हूँ, आप लिख लो, चलो आ रहा हूँ। लो लिख लो। अब देखो मिनिमम डेविएशन में क्या होता है, अब तो मिटा देना था ना, लिख दिया सर, लिख लिया, मिटा दो। अब देखो R1 अगर R2 के बराबर है तो तुम्हारा डेविएशन किसके बराबर आएगा? डेविएशन होगा I प्लस E माइनस R1 प्लस R2, मतलब I माइनस, ये लिख दो सीधा, ये इसके बराबर था I प्लस E माइनस ए, और ये दोनों बराबर है तो मैं E की जगह क्या लिख सकता हूँ? I, तो तुम्हारा ये क्या हो गया? 2I माइनस ए इज इक्वल टू डेविएशन, तो तुम्हारा I कितना आ रहा है? वो आ रहा है डेविएशन मिनिमम प्लस ए डिवाइडेड बाय, ठीक है, ये चीज समझ आई? I कैसे आया ये? एक दिन में समझ आ जाएगा क्या हुआ। मैंने क्या करा, अगर मैं कह रहा हूँ I और E बराबर है तो डेल्टा मिनिमम, डेल्टा क्या होता है? डेल्टा होता है I प्लस E माइनस ए, मैं मिनिमम का केस ले रहा हूँ, तो E किसके बराबर है? I के, तो I प्लस I माइनस ए, अब I प्लस I कितना हो गया? 2I माइनस ए, और इसको किसके बराबर कर दिया तो ये आ गया तुम्हारा डेल्टा मिनिमम प्लस ए डिवाइडेड बाय फोकस है। लो बेटा लो ना, ऐसे परेशान नहीं होते लोग, ये समझ आ गया? I इज डेल्टा मिनिमम प्लस AP डिवाइडेड बाय 2। अब सुनो, ये तुमने देखा था कि R1 इज इक्वल टू R2 था और A किसके बराबर था? R1 प्लस, तो मैं कह सकता हूं कि इट इज R1 प्लस R1, इट इज 2 ऑफ R1, और R1 इज इक्वल टू A बाई 2। हजम करो इसको, पहले डाइजेस्ट कर लो थोड़ा सा। R1 R2 के बराबर है, अभी बताया मैंने तुम्हें, दो फॉर्मूले याद रखने हैं कि एक तो ये याद रखना है कि डेल्टा जो होता है वो I प्लस E माइनस ए के बराबर होता है, और A जो होता है वो R1 प्लस, हजम हुआ, ये डाइजेस्ट हो गया। अब HCl निकालो थोड़ा सा, ठीक है, अब जब HCl निकालोगे तो मैं कह रहा हूँ कि एक केस और याद कर लो, मतलब HCl लेना था स्टमक में, डाइजेस्ट करेगा ना उसको। अब स्वीट खाओ, थोड़ा सा मिठाई खाओ, खाना तो खा लिया, अभी मिठाई है, डेजर्ट, डेजर्ट
तो अब जैसे ही तुम मीठा खाओगे, मीठे में क्या है कि मैं इसका कौन सा केस पढ़ रहा हूँ, मिनिमम डेविएशन वाला। और मिनिमम डेविएशन में एंगल आई किसके बराबर होगा, एंगल ई के, ठीक है। और R1 किसके बराबर होगा, R2 के। तो मैंने यहाँ से डेल्टा मिनिमम निकाला आई प्लस ई माइनस ए, ई की जगह लिख दिया आई, तो मेरा तुम्हारा आई आ गया डेल्टा मिनिमम प्लस ए डिवाइडेड बाय, और R1 किसके बराबर आएगा, R2 के। तो ए R1 प्लस R2, तो R1 कितना आ गया, ए बाय, कोई दिक्कत कोई परेशानी। लास्ट चीज है, ये तुम्हारे स्कूल में प्रैक्टिकल भी कराया जाता है कि तुम्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है किसका, प्रिज्म का। तुम्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं पता प्रिज्म का, तुम्हें नहीं वो अलग है, तुम्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं पता प्रिज्म का, आप वो पिन वाला ले लो। अब सुनो, मैंने क्या करा, मेरे को प्रिज्म ले लिया मैंने, मुझका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं पता, तो उस केस में मैं क्या करता हूँ, मैं उस केस में करता हूँ कि भैया एक काम करता हूँ, मैं ना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करता हूँ और चेक करता हूँ कि आई और ई कब बराबर आते हैं। तो चेक कर सकता हूँ मैं लाइट रे ट्रैवल करा के, जब आई और ई बराबर हो जाएंगे तो केस कौन सा होगा, मिनिमम डेविएशन का। तो जब मिनिमम डेविएशन होगा, तो अगर मैं यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाऊं तो ये क्या होगा, n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r1। अब तुम्हारा क्या करा रहा हूँ यहाँ पर, क्या करा रहा हूँ, तो क्या करा रहा हूँ ये बता दे, नहीं क्या बुलाया है मैंने, क्यों बैग लेकर जा। अब साइन आई किसके बराबर है, साइन आई बराबर है तुम्हारा a प्लस डेल्टा मिनिमम बाय, और R1 किसके बराबर है, ठीक है। तो यहां से तुम्हारा अगर मैं मान लेता हूं, चलो ले लो, N2 क्या आ रहा है, N2 क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, वो किसके बराबर आ रहा है, साइन N1 साइन a प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन। नॉर्मल एक्सपेरिमेंट तुम कहाँ करते हो, एयर में, तो N1 की वैल्यू क्या होती है 1, तो तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म क्या आ रहा है, साइन a प्लस डेल्टा मिनिमम अब देखो 2 मिनट सुन लो बस, मेन फॉर्मूले, जो नेट डेविएशन है वो इक्वल होगा आई प्लस ई माइनस ए, आई प्लस ई माइनस, और ए इक्वल होगा R1 प्लस R1 है, R1 R2 है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये 2 फॉर्मूले याद हुए। उसके बाद जब मिनिमम डेविएशन का केस होगा तो एंगल आई बराबर होगा एंगल ई के, R1 बराबर होगा R2 के। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म का फॉर्मूला क्या होगा, साइन a प्लस डेल्टा मिनिमम डिवाइडेड बाय 2 बाय साइन